एक बार फिर से आप सभी YouTube दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटरी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं RSCERT द्वारा संचालित कक्षा 8 का गणित विषय का नमूना प्रश्न पत्र। मतलब जो आपकी कक्षा 8 की बोर्ड एग्ज़ाम होने वाली है वो कौन कंडक्ट करवा रहा है? वो करवा रहा है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर। RSCERT उदयपुर द्वारा ये आपका पाठ्यक्रम संचालित है और इसी आधार पर कक्षा 8 के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए गणित विषय का मॉडल क्वेश्चन पेपर जवाब सहित हम आपके सामने आज इस वीडियो के माध्यम से लेके आए हैं। आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो गणित विषय का आपका जो पेपर आएगा वो इसी पैटर्न पर आधारित रहेगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन, संख्याएं ज़रूर उनमें क्वेश्चनों में चेंज होंगी, मगर इसी प्रकार का जो पैटर्न है वो आपसे पूछा जाएगा। इस मॉडल क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं। इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। आपको सॉल्यूशन सहित कंप्लीट क्वेश्चनों जो हैं वो इस वीडियो के माध्यम से करवाए जाएंगे। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। शुरू कर रहे हैं आपका आज का ये वीडियो। आपका जो पूर्णांक है, मिनिमम मार्क्स है, वो है 80 अंकों का ये पेपर होगा और इस पेपर को हल करने के लिए आपको 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम होगी उसी एग्ज़ाम को देखकर ये पेपर बनाया गया है। इसमें हम बात करें तो 8 क्वेश्चन जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप वाले रहेंगे, ABCD वाले। हर क्वेश्चन 1 अंक का रहेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से वो 8 अंक आप आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से साहचर्य गुणधर्म के लिए उचित विकल्प कौन सा है? साहचर्य गुणधर्म क्या होता है, उसके लिए उचित विकल्प इन चारों में से कौन सा होगा? तो आपको इनको हल करके देखना है। मतलब इक्वल, बराबर, ये दोनों संख्याएं और आगे वाली संख्याएं वो बराबर होनी चाहिए। मतलब चाहे उनको गुणा करो, यहाँ गुणा भाग सभी में गुणा दे रखा है तो इनको आप गुणा करो और देखो कि ये एक दूसरे से बराबर हैं या नहीं। उसके आधार पर इसका जवाब देना है तो आप आसानी से इसका जवाब दे पाओगे। अगला प्रश्न है, एक चर वाले रैखिक समीकरण में चर की जो घात होती है वो कितनी होती है? तो एक ही चर का रैखिक समीकरण है तो इसमें एक ही घात होती है। अगला प्रश्न है, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र, मतलब वो वक्र जो है वो बंद होना चाहिए, तो वो कौन सा है? तो वो होता है त्रिभुज। ये रेखाखंडों से बना हुआ होता है। संख्या 48 के वर्ग का इकाई अंक आपको निकालना है। तो 48 का इकाई अंक 8 है, इसका वर्ग करेंगे तो 8 स्क्वायर, मतलब 8 गुणा 8। तो 8 को 8 से गुणा करोगे 64 आएगा। 64 का इकाई अंक 4 है और दहाई अंक 6 है। इसमें सिर्फ इकाई अंक पूछा है तो वो रहेगा 4। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ठोस आकृतियों में विमाओं की संख्या पूछी गई है तो इसमें विमाओं की संख्या 3 रहती है। अगला प्रश्न है, पिछले वर्ष की कुल राशि पर परिकल्पित किया गया ब्याज क्या कहलाता है? तो इस प्रकार का जो ब्याज है वो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो ये आपको इन बॉक्सों में ये विकल्प भरने हैं। जैसे C वाला हो गया तो C वाला यहाँ, B वाला यहाँ, इस प्रकार आपको इन बॉक्सों में ये विकल्प भरने हैं। आपका जो पेपर होगा उसी में आपको सॉल्यूशन भी करना होगा। लास्ट पेज जो है वो आपके लिए रफ वर्क के लिए होगा, तो लास्ट पेज पर आप रफ वर्क कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या
किसी बहुपद की घात नहीं हो सकती। तो आप देखते होंगे जो घातें होती हैं वो हमेशा ऊपर लगती हैं। 2 घात हो सकती है, 1 घात हो सकती है, 3 हो सकती हैं, मगर 0 घात आपने किसी भी संख्या पर नहीं देखी होगी। जैसे कि 2 की घात 0, ऐसा आपने कभी देखा है? नहीं होता। 2 की घात 1 होती है मतलब 2 को 1 बार गुणा करना है। 2 की घात 2 होती है मतलब इस संख्या को 2 बार गुणा करना है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। यहाँ हम बात करें अगले प्रश्न में a की पावर x गुणा a की पावर y, मतलब इसमें जो बेस है वो क्या है? सेम है। जैसे 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 3 इस प्रकार है। तो ये बेस जो है ये दोनों का क्या है? समान है और घातें अलग अलग हैं और ये गुणा के रूप में आ जाती है। तो क्या होगी? बेस तो सेम आ जाएगा 3 और ये जो ऊपर की घातें जो हैं ये एक दूसरे से जुड़ जाएंगी। 2 प्लस 3 ये हो जाएंगी। तो 3 की घात 5 इसका जवाब हो जाएगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन के जवाब की हम बात करें तो बी वाला विकल्प इसका सही रहने वाला है। अब हम सेक्शन बी में चलते हैं। यहाँ 9 से 12 तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें हम बात करें तो ये एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है, इसको आपको हल करना है। इसका एलसीएम लेकर आप इनको अलग अलग करके इनके गुणा करोगे तो जो भी जवाब आएगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसको आप आसानी से कर सकते हो। आपको गुणा तो करना आता है, गुणा करने के लिए आपको टेबल पहाड़े आने चाहिए। तो ये 2 अंक इसमें आप आसानी से प्राप्त कर पाओगे। बहुत ही सरल ये क्वेश्चन है। फिर हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर समीकरण दिया गया है। ये समीकरण वाला आपको थोड़ा हार्ड ज़रूर लगता होगा, मगर इसका भी सॉल्यूशन हम आपको बता देंगे। 5x माइनस 4 जो है वो बराबर रहेगा 3x माइनस 6 की। तो इसका जवाब हम देखते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इसका जवाब हम देखें तो पहले क्या करेंगे? 5x लिख देंगे। फिर बराबर के आगे वाला जो 3x है इसको भी ये x वाले साइड में ले आएंगे। तो जहां हम बराबर के आगे वाली संख्या दूसरी साइड में लाते हैं तो उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। यहाँ 3x जो है वो प्लस के हैं और जैसे ये इधर आ जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ हमने लिख दिया 5x माइनस 3x। फिर बराबर के आगे माइनस 6 है तो माइनस 6 आ गया और पहले वाले में माइनस 4 है तो इस माइनस 4 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस के 4 हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमने x वाली संख्या को एक साइड ले आए और जिनमें x नहीं लगा है उन संख्याओं को दूसरी साइड में ले आएंगे। सबसे पहले हमें यही काम करना है। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम 3x को बाएं पक्ष से और माइनस 4 को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर यह क्रिया आई है। मतलब हमने इसको चेंज किया है तभी ये क्रिया अपने पास आई है। कौन सी? ऊपर वाली। इसका ये इंग्लिश वर्जन है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए हमने इनका अंग्रेजी रूपांतरण जो है वो भी करने का प्रयास किया है ताकि जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं वो भी इन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन आसानी से देख पाएँ। फिर हम इसको घटाएंगे तो घटाना तो आपको आता ही है। 5x में से 3x घटाएंगे, ऐसे आपने घटाया होगा तो x का तो x रह जाएगा और 5 में से 3 गए 2 बचे तो ये 2x हो गए और आगे माइनस 6 में से प्लस 4 ये घटाएंगे। तो इसमें हम बात करें तो यहाँ हम देखें बड़ी संख्या कौन सी है? 6 है तो यहाँ माइनस आएगा क्योंकि जो प्लस के बड़े होते हैं और माइनस के छोटे होते हैं तब तो यहाँ प्लस आ जाएगा। यहाँ माइनस की बड़ी संख्या है तो माइनस आएगा। 6 में से 4 गए 2 बचे तो माइनस का 2 इसका जवाब हो जाएगा। फिर हम x निकालेंगे तो x निकालने के लिए क्या करते हैं? x के साथ जो संख्या होती है वो हमेशा भाग के रूप में नीचे जाएगी और आगे जो संख्या है वो भाग के रूप में ऊपर आती है। तो -2 ऊपर आ जाएगा और प्लस के 2 ये वाले ये नीचे आ जाएंगे। अब -2 में 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2 एक बार जाता है तो वो 1 किसका है? ऊपर की जो संख्या है वो माइनस है तो माइनस का 1 इसका जवाब आ जाता है। अतः x की जो वैल्यू है यहाँ पर जो x है इसकी वैल्यू अपने पास आ चुकी है। कितनी है? 1 है और वो कौन सी है? -1।
तो x की वैल्यू तो अपने पास आ चुकी है। अब ये दोनों संख्याएं बराबर हैं या नहीं, इसके लिए हमें सॉल्यूशन जो है उसकी जांच करनी पड़ेगी, मतलब आंसर चेक हमें यहाँ करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उत्तर जांच के लिए हमको करना पड़ता है x की जगह हमें -1 वाली वैल्यू को इस समीकरण में, मतलब इक्वेशन में रखना पड़ता है। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, कीप इन द इक्वेशन। तो यहाँ हमने देखा क्या ऊपर क्या देखा था, 5x - 4, ये तो बायां पक्ष था, लेफ्ट साइड, और ये राइट साइड 3x - 6। यहाँ हम बात करें, इस x की जगह हमने -1 रख दिया, यहाँ भी x की जगह हमने ये -1 रख दिया। अब हम 5 को -1 से गुणा करते हैं, मतलब कोष्टक के अंदर माइनस है तो बाहर वाली संख्या से वो गुणा होगा। 5 को 1 से गुणा करते हैं तो 5 एकम 5, और माइनस को गुणा करते हैं प्लस से तो हमेशा क्या आता है, माइनस आता है। तो ये भी आपको याद रहना चाहिए, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। एक साइड में माइनस है, एक साइड में प्लस है, तो हमेशा ही क्या आएगा, माइनस आएगा। दोनों साइड अगर प्लस का गुणा हो तब प्लस आएगा। तो प्लस दो विधियों में आता है, तो माइनस माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, और एक प्लस प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। तो यहाँ माइनस के 5 अपने पास आ गए, और आगे माइनस के 4 हैं। माइनस माइनस दोनों को हमने गुणा किया तब प्लस आया, इनको जोड़ेंगे तब भी वही आएगा प्लस। तो यहाँ इन दोनों को जोड़ा तो 5 और 4 9 हो गए। तो ये जोड़ने पर तो 9 हो गए, मगर निशान इनका माइनस का ही रहेगा। तो माइनस का 9 अपने पास आ चुका है। अब हम देखेंगे दाएं पक्ष में क्या होता है। x की वैल्यू हमने -1 रख दी, 3 को -1 से गुणा किया तो -3 आया, आगे -6। दोनों साइड माइनस माइनस है तो चिन्ह तो माइनस का हो जाएगा, मगर जो संख्या है वो जुड़ जाएंगी, 6 और 3 9, तो -9 हो गए। तो इधर भी -9, इधर भी -9, दोनों क्या है, दोनों समीकरण बराबर हैं। अतः बायां पक्ष बराबर है दाएं पक्ष के, मतलब यहाँ x - 1 जो है वो बिल्कुल सही मान आया है। तो ये इसका जवाब होगा। वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संख्या 1729 को दो घनों के योग के रूप में दो अलग अलग प्रकार से आपको व्यक्त करनी है। वैसे तो हम देखें तो 1000 जो है ये किसका घन है, 10 का घन है, और 729 जो है ये है 9 का घन। घन क्या होता है, क्यूब, मतलब 3 बार इसको गुणा करना पड़ता है। यहाँ हम बात करें तो 1729 जो है ये हार्डी रामानुजन संख्या कहलाती है। तो इस प्रकार की और भी संख्याएं हैं जो हार्डी रामानुजन संख्या कहलाती हैं। तो इनको आप किस रूप में व्यक्त करोगे वो आप यहाँ पर लिखोगे। अगला प्रश्न है, श्याम ने एक वस्तु 783 रुपये में खरीदी, जिसमें 8% वस्तु एवं सेवा कर, मतलब GST शामिल था। वस्तु एवं सेवा कर जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था, ये आपको बताना था। मतलब ये GST जोड़ने के बाद का मूल्य है, पहले वाला मूल्य आपको बताना है। तो यहाँ इसके जवाब की हम बात करें तो यहाँ पर हमें वस्तु का जो वास्तविक मूल्य है वो कुछ मानना पड़ेगा। तो माना वस्तु का वास्तविक मूल्य हमने x रुपये मान लिया है, ये इसके इंग्लिश में हमने इसको बदला है। तो x रुपये पर 8% की रेट से जो GST लगा है तो ये हो जाएगा 8/100 गुणा x रुपये। तो ये GST लगने के बाद में अपने पास ये आ चुका है। वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो हो जाएगा x प्लस 8x/100। तो ये 8 को x से गुणा किया तो 8x आ गया, नीचे बट्टा 100 आ गया। तो ये अपने पास आ चुका है। इसके बाद में हम अगली लाइन में लिखेंगे 108x/100। 108x/100 क्यों आया, क्योंकि x के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 1 मान लेंगे, LCM लेंगे 100 आएगा, तो यहाँ 100x होगा और आगे 8x होगा, दोनों को जोड़ेंगे 108x होगा और नीचे बट्टा में 100। तो ये अपने पास आ चुका है। क्रय मूल्य क्या होता है, परचेज प्राइस होती है। फिर हम वस्तु के क्रय मूल्य की बात करें जो
जीएसटी के बाद में है तो वो है 783 रुपये। तो जीएसटी लगने से पहले मतलब 8% जीएसटी हटाने के बाद में उसका जो वैल्यू है वो अपने को निकालनी है। तो इसको किस प्रकार निकालेंगे, 108/100 अक्स जो है वो किसके बराबर है, 783 रुपये के बराबर है। तो अक्स हमें निकालना है। तो अक्स यहाँ से निकालेंगे तो अक्स के साथ जो संख्या है वो हमेशा भाग के रूप में नीचे चली जाती है। तो 108 तो नीचे चली जाएगी और नीचे वाला 100 ऊपर आ जाएगा और ये गुणा हो जाएगा 783 से। तो ये अपने पास आ जाता है और इसको हम आगे काटेंगे तो 108 को 783 से काटते हैं, 100 से काटते हैं, तो इनको एक दूसरे से हम काटेंगे तो 725 रुपये अपने पास आते हैं। इनको आप किस प्रकार काटोगे वो आप देख सकते हो। इनको आप काटोगे तो आपके पास है वस्तु एवं सेवा कर जोड़ने से पहले जो वस्तु का मूल्य था वो कितना था, वो आया है अपने पास 725 रुपये। ये इसका जवाब हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला अपना सेक्शन है सी। इसमें 13 से लेकर 22 तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें एक क्वेश्चन जो है वो 4, यहाँ हम बात करें तो ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन 1 अंक का है, मतलब ये 4 क्वेश्चन है तो 4 अंक यहाँ से आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। पहला है 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो ये होता है 1 × 10⁻⁶ के बराबर। 0.00035 इसका मानक रूप क्या होता है, तो इसका मानक रूप होता है 3.5 × 10⁻⁴। ये इसका मानक रूप होता है। अगला है 1.25 × 10⁻³ का सामान्य रूप। तो ये सामान्य रूप आपको बताना है। इसका मानक रूप ऐसा हुआ और इसका सामान्य रूप इस प्रकार का होगा। तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 0.00125। अगला है 3² × 10⁻⁵ × 10⁻6। इसका मान आपको निकालना है। इसका मान निकालेंगे तो हमने पहले देखा था बेस एक जैसा हो और घातें अलग अलग हों तो वो क्या हो जाते हैं, वो जुड़ जाती हैं। तो यहाँ 2 + 6 ये तो एक जगह आ जाएंगे प्लस प्लस के और आगे -5। अब हम 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा और इधर 2 है तो 2 और 1 3 हो गए। तो यहाँ 3⁻³ अपने पास हो गए, मतलब 3 को 3 बार हमें गुणा करना पड़ेगा। तो 3 × 9, 9 × 27, तो 27 इसका सही जवाब हो जाएगा। ये 4 क्वेश्चन जो हैं इनमें आप 4 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हो। अगले क्वेश्चन में भी यही है, इनमें भी आप आसानी से ये क्वेश्चन प्राप्त, इसमें भी अंक आसानी से प्राप्त कर पाओगे। इसमें आपको सत्य असत्य ढूंढना है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है या बिल्कुल नहीं, इससे पहले 2 से गुणा होगा तब ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो ये असत्य बात है। सामने आपको इसको लिखना है सत्य है या असत्य है। किसी पात्र में भरे गए पदार्थ की मात्रा उसकी धारिता कहलाती है। तो ये बिल्कुल सही है या गलत है, तो ये आप बताएं। अगला है तो ये बिल्कुल सत्य है। अगला है एक संदूक में 8 फलक एवं 6 शीर्ष होते हैं। तो आपने संदूक देखी होगी, वो घनाभ के जैसी होती है। तो इसमें ये बात उल्टी दे रखी है। 6 तो इसमें फलक होते हैं और 8 इसमें शीर्ष होते हैं। तो ऐसा होता तब ये सही होता, मतलब ये क्या है, असत्य है। अगला है 1 सेमी क्यूब, मतलब 1 घन सेमी बराबर 1000 L के बराबर होता है। तो ये बिल्कुल गलत है, ये असत्य है। ये किसके बराबर होता है, ये अक्स L के बराबर होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें भी वो क्या है, मैच वाले हैं। इनमें भी ये 4 हैं और प्रत्येक 1 अंक का अपने पास रहने वाला। इनको तो आप आसानी से मिला सकते हो। इसमें सिर्फ -12 और p⁴ है। तो ऐसी संख्या इनमें ढूंढो जो गुणा करने पर 12 हो।
तो सबसे सरल तो यही है, 4 को 3 से गुणा किया, प्लस के 4 को -3 से गुणा किया तो 4 3 12, और प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, तो सेकेंड वाला ए से हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं, अब हम फर्स्ट वाले में देखें तो इसमें जोड़ बाकी की तरह है, a माइनस बी प्लस ए बी। इसमें से हमें घटाना है -b प्लस ए बी और प्लस सी। इस प्रकार हम इसको लिख लेंगे। इसको घटाएंगे तो पहले इसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ए का तो ए ही रहेगा, ये प्लस का हो जाएगा तो नीचे प्लस के भी ऊपर माइनस के भी दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। इधर भी ये दोनों प्लस के हैं मगर नीचे की लाइन में इनके चिन्ह चेंज होंगे, ये माइनस का था प्लस का हुआ इस कारण कट गया, और ये दोनों प्लस के हैं नीचे माइनस को हुआ तो नीचे वाला माइनस का हो गया ऊपर वाला प्लस का हो गया, तो ये दोनों भी क्रॉस हो गए, आगे प्लस सी। तो फर्स्ट ए के आगे क्या है, माइनस, प्लस नहीं, आगे माइनस सी है। सॉरी, ए तो प्लस का हो गया और यहाँ प्लस का सी है, साइन चेंज होगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का सी अपने पास हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा डी वाला, ए माइनस सी इसका जवाब हो गया। इस प्रकार कैसा भी क्वेश्चन आए आप इस प्रकार नीचे उसके चिन्ह चेंज आपको करने हैं। तो यहाँ देखो प्लस का माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस का है तो ये माइनस की संख्या हो गई, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, और प्लस माइन एक जैसे हों और उनके साइन अलग अलग हों प्लस माइनस के, तो वो क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। अगले की बात करें तो ये x प्लस वाई माइनस 5 और आगे 5x वाई, इससे इसको गुणा करना है। तो ये पहले 5x वाई को x से गुणा करेंगे तो 5x प्लस वाई माइनस 5 को गुणा करना है 5x वाई से। तो हम जो गुणा करते हैं, सामान्य गुणा करते हैं, वो तो इधर से चलता है, तो चाहे इसको इधर से कर लो, 5 को 5 से गुणा किया 25 आया, और आगे x y ऐसे के ऐसे आ गए, मतलब इसका जवाब तो ये हो जाएगा, मिल तो ये जाएगा इसमें, मगर इसको करना आना चाहिए आपको। ये प्लस के हैं माइनस के हैं तो माइनस के 25 हो गए, 5x वाई को प्लस वाई से गुणा करेंगे तो 5x तो ऐसे के ऐसे रह जाएंगे और वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के हैं तो प्लस आ जाएगा, तो यहाँ प्लस 5x वाई स्क्वायर हो गया। अब 5x वाई को x से गुणा करेंगे तो x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो गया, और 5 वाई वैसा का वैसा रहा, तो 5x स्क्वायर वाई, ये इसका जवाब हो जाएगा। तो ये इससे मैच हो गया। बाकी लास्ट वाले को मैच करने की ज़रूरत नहीं है, ये इससे हो जाएगा। 3 को 5 से गुणा किया 15 हो गया प्लस का, 2x को x से गुणा किया तो 2x स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस है तो माइनस हो गया, और फिर x को 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 15, ये अपने पास आ चुका है। अगला प्रश्न है, एक थैले में 4 लाल गेंद है, 2 पीली गेंद है और 3 सफ़ेद गेंद है। थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता क्या रहने वाली है, ये आपको बताना है। इसमें भी 4 क्वेश्चन हैं, प्रत्येक 4 अंक का है। तो निकाली गई पीली गेंद हो तो इसमें इसकी प्रायिकता आपको बतानी है। प्रायिकता बताने के लिए एक सूत्र होता है, घटना के परिणाम आने की कुल संख्या कितनी होती है और प्रयोग में कुल परिणामों की संख्या से उसको भाग दिया जाता है। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, ये प्रायिकता है, और ये घटना के परिणाम आने की संख्या है, और इसमें ये भाग दिया हमने प्रयोग में कुल परिणामों की संख्या का। तो अपने पास पीली गेंदों की जो प्रायिकता है वो रहेगी 2/9, क्योंकि कुल गेंद अपने पास 9 थी। लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता रहेगी 5/9, और सफ़ेद गेंद मतलब 3/9। इसको 3/9 को काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 तिये 9, 1/3 इसकी प्रायिकता हो जाती है। तो यहाँ हमने देखा 4, 2, 6 और 3, 9, ये तो कुल प्रयोग हो गए जो हमने बताए थे। अब पीली गेंद हो तो पीली गेंद कितनी है, तो 2 पीली गेंद है तो 2/9 हो गया। अगर निकाली गई गेंद लाल नहीं हो तो लाल 4 गेंद है
तो लाल नहीं वाला पूछा, तो इन 4 गेंदों को हटाकर कितनी बच गई? 2 और 3 5, 5/9 ये अपने पास ये हो गई। अगला है निकाली गई गेंद सफ़ेद हो, तो सफ़ेद गेंद कितनी है? सफ़ेद गेंद 3 है, तो ये अपने पास 3 सफ़ेद गेंद और कुल प्रयोग में कुल ली गई गेंद 9 है, तो इसको हम काटेंगे तो 1/3 हो जाएगी। निकाली गेंद नहीं हो, मतलब निकाली गई गेंद लाल नहीं हो, मतलब यहाँ सफ़ेद और पीली वाली जुड़ जाएंगी। निकाली गई गेंद सफ़ेद हो, ये वाला नीचे रहेगा, इसमें नहीं दे रखा है लाल गेंद नहीं हो, बाकी जो गेंदें हैं वो जुड़ जाएंगी, पीली और सफ़ेद वाली इसमें जुड़ जाएंगी। निकाली गई गेंद हरी हो, तो हरी तो एक भी गेंद नहीं है, तो 0/9 ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 अंक का, तो वो है संख्या 31.36 का भाग विधि से आपको वर्गमूल निकालना है। तो भाग विधि से आपको 31.36 इसका इस प्रकार भाग विधि से, तो इसके 2 जोड़े आपको बनाने हैं। तो इसको भाग विधि से अगर इसको 5 से भाग दोगे तो 5 5 25, तो ये 25 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो ये 6 बचेगा। आगे दशमलव है तो यहाँ दशमलव आप उतार दो। फिर आगे 3 6 है, तो यहाँ हमने 5 को 5 से किया तो इसमें 5 जुड़ जाएंगे, तो ये 10 हो गए। अब हम इस 10 के आगे ऐसी कौन सी संख्या लिखें कि 636 आ जाए? तो आगे अगर हम 6 लिखेंगे तो 106 हो गए। इसको 6 से गुणा करेंगे तो 6 36, 6 कम 6, 636, तो 6 बार ये चला जाएगा और ये 636 माइनस होकर नीचे 0 आ जाएगा, तो 5.6 जो है ये इसका जवाब हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर पूछा है। तो दोनों के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, फिर आप आसानी से इसमें अंतर बता दोगे। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। तो यहाँ मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100, तो ये संख्याएं रख दोगे और लास्ट में आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है? 1 प्लस दर बट्टा 100 और गुणा समय, यहाँ पर t समय होता है तो समय 2 वर्ष है तो यहाँ 2 हो जाएगा, दर 8 है तो 8 हो जाएगी, तो ये 108/100 102 बार आएगा। ये 108/100 गुणा 108/100 और ये 1200 से गुणा होगा। फिर अपने पास जो आंसर आएगा और साधारण ब्याज का जो आंसर आया है उन दोनों में आपको घटाकर अंतर मालूम करना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक घनाभ की जो विमाएँ हैं वो 60 सेमी, 42 सेमी और 36 सेमी हैं। तो ये घनाभ यहाँ मिस प्रिंट हो चुका है, ये 36 सेमी है। इस घनाभ के अंदर 6 सेमी भुजा वाले कितने छोटे घन जो है वो रखे जा सकते हैं? मतलब ये एक डिब्बे प्रकार का है, तो इसमें कितने छोटे छोटे घन जो है वो कितने 6 सेमी वाले कितने रखे जाने हैं, ये आपको बताना है। देखते हैं इसका आंसर। इसका जवाब हो जाएगा, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा प्रत्येक घन का किनारा L बराबर 6 सेमी। जो हम नया घन बनाएंगे उसकी ये साइज दे रखी है। ईच क्यूब मतलब प्रत्येक घन। प्रत्येक घन का जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो होता है L क्यूब। तो L कितना है अपने पास? 6, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 216 और ये वर्ग सेमी हो जाएगा। सेमी स्क्वायर मतलब वर्ग सेमी, वर्ग सेंटीमीटर। फिर घनाभ का आयतन हम किस प्रकार निकालेंगे? तो घनाभ का आयतन निकालने के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, या फिर ऊंचाई को गहराई भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जो संख्याएं दी गई हैं, लंबाई 60 सेमी, चौड़ाई 42 सेमी और ऊंचाई या गहराई 36 सेमी, इन तीनों को गुणा करना है। फिर अपने पास ये फॉर्मूला इसका लगाना है। हमें पूछा गया है घनों की कुल संख्या कितनी होगी। तो इसमें घनाभ का जो आयतन, तो आयतन तो ये आ गया अपने पास, और प्रत्येक घन का आयतन अपने पास ये आ चुका था। तो ये इसका इसमें 216 का भाग देंगे, 6 से इसको काटेंगे
फिर तो ये 6 बार जाएगा। फिर इसको 6 से काटेंगे इसी संख्या से तो 7 बार जाएगा। इसी संख्या को 6 से काटेंगे तो ये 10 बार जाएगा। मतलब नीचे 216 जो है वो कंप्लीट कट जाएगी और ऊपर आएंगे 10 गुणा 7 गुणा 6। तीनों को गुणा किया 7 से 42, 42 को 10 से गुणा किया 420 अपने पास आ चुके हैं। तो कुल जो छोटे घन हैं वो उसमें 420 रखे जाएंगे। यही इसका सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है दीक्षा के पास सड़क का एक मानचित्र है, मैप है, जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी जो है वो 18 किलोमीटर के रूप में निरूपित की गई है, दर्शाई गई है। मतलब 1 सेंटीमीटर जो है वो किसके बराबर किया गया है, उसमें 18 किलोमीटर के। वह इस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मतलब वो 72 किलोमीटर चली गई, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी को मानचित्र में कितने सेंटीमीटर में दर्शाया जाएगा। तो हमें यहाँ सेंटीमीटर और किलोमीटर दिया गया है, यहाँ सिर्फ किलोमीटर है, तो हमें इसका सेंटीमीटर निकालना है। तो इसका जवाब किस प्रकार करेंगे वो हम देखने वाले हैं। एक बॉक्स के रूप में आपको इसका जवाब निकालना पड़ेगा। यहाँ हम देखें, हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा, मान लीजिए सड़क पर 72 किलोमीटर की दूरी के मानचित्र में अक्ष सेमी की दूरी निरूपित की गई है। मतलब यहाँ हमें ये पूछा है तो यहाँ हमने अक्ष मान लिया। मतलब मानचित्र में दूरी, डिस्टेंस इन मैप, तो ये सेंटीमीटर में दी गई है। 1 सेंटीमीटर 18 किलोमीटर के बराबर इसमें रियल जो डिस्टेंस थी वो किलोमीटर में यहाँ दी गई थी। फिर हमें 72 दिया गया था और ये अक्ष हमें पूछा है तो हमने यहाँ इसको अक्ष मान लिया। फिर हम क्या करेंगे, यह प्रत्यक्ष विचरण की स्थिति है, तो ये 1/18 जो है वो किसके बराबर है, अक्ष बट्टा 72 के बराबर। अक्ष को निकालेंगे तो 72 वाली संख्या जो है वो अक्ष को निकालेंगे तो 72 वाली संख्या ऊपर आ जाएगी और ये बराबर के रूप में है तो 72 वाली ऊपर आ जाएगी और 18 वाली नीचे आ जाएगी। मतलब इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये 18 अक्ष हो गए और ये 72 एकम 72, तो 18 अक्ष बराबर 72 अपने पास हो गया। अक्ष निकालेंगे तो अक्ष के साथ जो संख्या आती है वो हमेशा नीचे आती है, ये हमने पहले भी आपको बताया है। 18 को 72 में भाग देना है तो 18 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे 72 आएगा, तो 4 बार बोलेंगे तो 72 आएगा। तो अक्ष की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 4, तो यहाँ अक्ष की जगह हमें क्या लिखना है 4। अतः मानचित्र में जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। फिर ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये 1/18 है और ये 4/72 हो जाएगी। काटेंगे तो ये भी 1/18 हो जाएगी, तो ये दूरी बराबर हो जाएगी। अगला प्रश्न है, रैखिक समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच भी आपको करनी है। इसमें ये संख्याएं दी गई हैं, इनको आपको रैखिक समीकरण के द्वारा हल करना है। तो हम देखते हैं इसका जवाब। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये लिखना है, प्रश्नानुसार दिया गया है, अपने पास ये संख्याएं दी गई हैं, जो हमें प्रश्न में दी गई हैं वो संख्याएं हमें लिखनी है। फिर दोनों पक्षों को बराबर से पहले वाला एक पक्ष तो ये हो गया और एक पक्ष ये हो गया। दोनों पक्षों को, इधर तो 4 है इधर 3 है, तो 4 और 3 के लसअप है, एलसीएम इनका करेंगे तो अपने पास एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। इस प्रकार भी आप एलसीएम निकाल सकते हो। तो इसको हम निकालेंगे तो पहले 3 का करेंगे, तो ये 4 के 4 रहे, 3 और 3 1 हो गए। अब हम सीधा 4 का निकाल लें या 2 का निकाल लें, तो 4 का ही निकाल लेते हैं, तो ये 4 गुणा 3 हो गए, तो 4 3 12, तो ये 12 एलसीएम अपने पास आ चुका है। इसी लाइन को इंग्लिश में हमने यहाँ लिखा है, इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए। अब हमें इनको 12 से गुणा करना है, पहले इसको 12 से गुणा करना है, फिर इसको 12 से गुणा करना है, फिर इसको 12 से गुणा करना है। पहले वाले को हमने 12 से गुणा किया और
आगे ब्रैकेट में ये संख्या लिख दी। दूसरे वाले को भी 12 से करना है, ब्रैकेट में ये संख्या लिख दी। बराबर तीसरे वाले को भी 12 से गुणा करना है, ये संख्या लिख दी। अब हम इसको हल करेंगे। 4 को 12 में भाग दिया, 3 बार गया और अंदर ये संख्या ऐसी की ऐसी ऊपर वाली उतार दी। यहाँ 3 को 12 से काटा, 4 बार कटा और अंदर वाली संख्या ऐसी की ऐसी उतार दी। यहाँ भी 3 को 12 में भाग दिया, 4 बार कटा, मगर यहाँ टी के नीचे ये संख्या ऊपर वाली 2 तो ऐसी की ऐसी आ गई, मगर ये नीचे आगे टी है तो टी के नीचे 1 हमें मानना चाहिए। तो 1 हमें मानना, तो इसको हम एलसीएम 3 लिया था इसका भी, तो ये 3 चौको, यहाँ एलसीएम 1 लिया था तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3t अपने पास आ जाएगा। तो ये 2 माइनस 3t अपने पास आ चुके हैं। फिर हम आगे इसको करेंगे तो 3t को 3 से गुणा किया, 9t, माइनस 2 को 9 से गुणा, 3 से गुणा किया -6, और माइनस 4 को 2 से गुणा किया -8, और आगे t, और -4 को प्लस 3 से गुणा किया तो -12, फिर बराबर 4 को 2 से गुणा किया 8, और आगे -3t को 4 से गुणा किया, 12t अपने पास आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम आगे इसको हल करेंगे। तो इसको हल करेंगे तो t वाली संख्या हम एक साइड में ले आएंगे। तो 9 यहाँ हम देखें तो यहाँ बराबर से पहले वाली संख्याएं ये अपने पास आ रखी हैं। इनमें t वाली संख्या 9t और 8t, मतलब 8t माइनस का है, 9t प्लस का है, तो इससे इसको घटाएंगे तो 1t अपने पास बचा है, तो इसको हम t के रूप में लिख देंगे। -6 और -12 दोनों जुड़ जाएंगे मगर संख्या माइनस की रहेगी, तो 12 और 6 18, तो माइनस के 18 हो गए। बराबर के आगे 8 माइनस 12t अपने पास आ चुका है। आगे क्या करेंगे, आगे हम t वाली संख्या t वाली साइड लाएंगे और जो अकेली संख्या है उसको दूसरी साइड जमाएंगे। तो यहाँ t के आगे 12t है, तो 12t बराबर से आगे है, तो इसको हम इधर लाएंगे तो -12t है, इधर आ जाएगा तो ये +12t हो जाएगा। इधर -18 है, इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस के 18 हो जाएंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो हो गए 12t और 1t दोनों मिलकर 13t अपने पास हो चुके हैं। और ये बराबर किसके हैं, 18 और 8 26 के। t निकालेंगे तो t के साथ जो संख्या वो हमेशा नीचे भाग में चली जाती है, 13 भाग में चला जाएगा और ऊपर 26। 13 को 26 से 13 का पहाड़ा बोलेंगे तो 2 बार जाता है, 26 कितनी बार में आएंगे, 2 बार में, तो ये -2 इसका जवाब हो जाएगा। मतलब -2 ने t की वैल्यू जो है वो अपने पास 2 आ जाएगी, तो यही इसका सही जवाब है। t की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, तो ये इसका जवाब हो जाएगा। अब अगर हम इस t की जगह 2 रख देंगे तो अपना ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। जैसे कि 3 और आगे t है, मतलब गुणा 2 -2/4, इसको हल करेंगे 3 दूनी 6 -2/4, मतलब यहाँ 4/4 हो गया, मतलब 1, तो इसकी वैल्यू 1 आ चुकी है। ऐसे ही यहाँ 2t दे रखा है तो 2 और t की वैल्यू अपने पास 2 आई थी और प्लस 3 था और नीचे बट्टा 3, 2 गुणा 2 4, 4 3 7, तो 7/3 अपने पास आ चुका है। ये इसकी वैल्यू है 1 - 7/3। और यहाँ हम बात करें t की जगह हमें 2 करना है, 2 के आगे नीचे कोई संख्या नहीं है, 1 मानना है, इसको हमें घटाना है। तो इसका एलसीएम हमने 3 लिया, तो 3 ऊपर 2 और फिर -3, तो इसमें -1 अपने पास आ चुका है, -1/3 इसकी वैल्यू अपने पास आ चुकी है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला 4 अंकों का प्रश्न है, एक वर्ष में यातायात पुलिस द्वारा काटे गए चालानों की संख्या को सारणी में त्रैमासिक मतलब 3 महीने का दर्शाया गया है। दी गई सूचना को पाई चार्ट द्वारा आपको निरूपित करना है। यहाँ तो हम देखें ये 4 अंक का ऐसा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाना है, तो इसमें त्रैमासिक और चालानों की संख्या दी गई है।
पाई चार्ट होता है वर्ताकार और उसको आपको डिग्री के रूप में उसको सजाना है। देखते हैं इसका जवाब। इसके आंसर की हम बात करें तो सबसे पहले हमें लिखना है, सर्वप्रथम हम प्रत्येक त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण मतलब सेंट्रल एंगल निम्न प्रकार से ज्ञात करेंगे। किस प्रकार से करना है हमें? सबसे पहले हमें लिखना है त्रैमासिक, फिर लिखना है इनवॉइस नंबर मतलब चालान संख्या, फिर संपूर्ण का भाग मतलब पार्ट ऑफ होल, केंद्रीय कोण मतलब सेंट्रल एंगल, फिर इसमें जनवरी से मार्च 180 चालान, अप्रैल से जून 150 चालान, जुलाई से सितंबर 240 चालान, अक्टूबर से दिसंबर 150 चालान, ये तो हमें दिया गया था। अब हमें इसका संपूर्ण का भाग निकालना है। तो संपूर्ण का भाग किस प्रकार निकालेंगे? 720 का इसमें भाग दिया जाएगा, मतलब 360 का डबल कितना होता है? 720। तो इसमें हम बात करें तो ये 180 बट्टा 720, संपूर्ण का भाग 720 में से निकाला जाता है, 180 ऊपर आ जाएगा, फिर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर 18 के पहाड़े से ये दोनों कट जाते हैं, 18 एकम 18, 18 चौको 72, 1/4 हो गया। अब इसका हमें केंद्रीय कोण निकालना है तो इसको हमें 360 से गुणा करना पड़ेगा। 1/4 को 360 से गुणा किया, 4 से 36 को काटा, 9 बार गया और आगे 0 का 0 मतलब 90 डिग्री। तो आपका जनवरी से मार्च वाला जो है ये 90 डिग्री है। तो यहाँ हम देखेंगे 90 डिग्री का कोण समकोण का होता है, बिल्कुल सीधा होता है। तो ये जो एरिया है ये जनवरी से मार्च का मतलब 90 डिग्री यहाँ आ जाएगा। तो आपको ये इस प्रकार से चार्ट में इसको दर्शाना है। फिर आप अप्रैल से जून 150 चालान, 150 बट्टा 720, 0 से 0 कैंसिल, 15 से 72 को कैंसिल करेंगे तो ये 3 से कैंसिल होगा, 3 पंजो 15 और 24 ये 72, तो ये 5/24 है। इसका केंद्रीय कोण निकालेंगे, 360 से गुणा करेंगे, 24 को 360 में 24 का भाग दिया, 15 आया, 15 को 5 से गुणा किया, 75 डिग्री ये आ गया। तो अप्रैल से जून वाला ये 75 डिग्री है। जुलाई से सितंबर वाला कुल चालान 240 हैं। अब ये 240 बट्टा 720, तो ये 720 क्या है? ये इनका कुल टोटल है 720, इन सभी का टोटल 720 है। तो 240 बट्टा 720, 0 से 0 कैंसिल, 24/72 है। तो इसमें हम 24 से इसको काटेंगे, 24 एकम 24, 24 ये 72, 1/3 आ गया। 1/3 का केंद्रीय कोण निकालेंगे, 360 डिग्री होगा। तो 3 से 360 में भाग दिया तो ये 120 बार गया, 120 को 1 से गुणा किया, 120 डिग्री होगी। तो ये है जुलाई से सितंबर। तो 120 जो है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है, तो इधर वाला ये 120 डिग्री हो गया। फिर लास्ट वाला अक्टूबर से दिसंबर 150 दिन, 150 बट्टा 720, जो ऊपर वाला किया है अप्रैल से जून वाला ये भी उतना ही होगा, 75 डिग्री। तो ये भी क्या है? 75 डिग्री है। तो इस प्रकार इस पाई चार्ट में आपको दर्शाना है। क्वेश्चन नंबर 23 में व्यंजकों के गुणनखंड आपको करने हैं। इसमें 4 गुणनखंड आपको दिए गए हैं, हर गुणनखंड जो है वो 2-2 अंक का है। तो इस प्रकार कुल अंक इस क्वेश्चन के जो है वो 8 हैं। चाहे तो आप ये वाले गुणनखंड कर सकते हो या फिर भाग विधि वाले गुणनखंड कर सकते हो। हम आपको यहाँ दोनों ही गुणनखंड हल करके बता रहे हैं। आप अपनी एग्ज़ाम में अगर अथवा आ जाए तो उनमें से आपको जो अच्छा आता है सिर्फ वही करना है, दोनों नहीं करने हैं। इनमें से आपको एक ही करना है, ऐसे नहीं कि एक क्वेश्चन इससे कर दिया, एक इससे कर दिया। या तो चारों ही ये करो या फिर चारों ही नीचे वाले अथवा वाले करो। इन सभी के जवाब हम देखेंगे, अथवा वाले भी और ऊपर वाले भी। पहले का जवाब, पहला क्वेश्चन था 6x² y माइनस 18x y², ये था। तो हमें पहले इसके अलग अलग टुकड़े करने हैं।
6x² y के टुकड़े किए तो 6 गुणा x, क्योंकि x स्क्वायर था तो 2 बार x आएगा, y के स्क्वायर नहीं था तो 1 बार y आएगा। उसी प्रकार दूसरे का टुकड़ा करना है 18xy²। 18 के टुकड़े किए तो एक टुकड़ा तो ऐसा आना चाहिए ऊपर की संख्या में हो, दूसरा कोई भी हो सकता। तो हमने 3 गुणा 6 मतलब 6 तिये 18 ये अपने पास आ चुके हैं। x इसमें 1 है तो 1 x आया, y² है तो 2 बार y आ गए। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 6xy कॉमन है, मतलब 6 इसमें भी है 6 इसमें भी है, x इसमें भी है x इसमें भी है, y इसमें भी है y इसमें भी है। तो दोनों गुणनखंडों में ये चीज़ कॉमन है 6xy, तो ये सार्वगुणनखंड के रूप में हमें प्राप्त होता है। फिर हम इसको आगे हल करेंगे 6x² माइनस 18xy²। तो ये दोनों जो हमने ऊपर किए थे इन दोनों को अलग अलग कर लिया, बीच में माइनस का चिन्ह लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, इनमें जो कॉमन है 6 गुणा x गुणा y वो तो बाहर रख लिया, जो भी संख्या बची हैं तो इसमें एक तो x बच गया, आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह ये यहाँ पर लगा दिया, आगे 3 बचा है और y बचा है तो 3 गुणा y आगे बच गया। अब 6 गुणा x गुणा y को गुणा किया तो 6xy हो गया, यहाँ x माइनस 3 गुणा y है तो 3y हो गया। तो इस प्रकार ये इसका जवाब अपने पास आ चुका है। अब हम करेंगे, अब अगर हम इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हम 6xy को x से गुणा करेंगे तो 6 का तो 6 रहेगा, x को x से गुणा किया तो x² हो गया और y के आगे कुछ नहीं है तो अकेला y आ गया। तो ये संख्या अपने पास पहले वाली आ चुकी है। फिर 6xy को 3y से गुणा करेंगे तो बीच में माइनस का चिन्ह तो ये लग ही जाएगा। 6xy को पहले 3 से गुणा करो तो 6 तिये 18 हो गए। फिर x अकेला है तो x अकेला रह गया और y इसमें भी है y इसमें भी है, y को y से गुणा करेंगे तो y²। तो यही संख्या अपने पास वापस आ चुकी है, मतलब ये अपना क्वेश्चन सही है। अब हम दूसरे में चलते हैं। 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p ये संख्या अपने पास आई हुई है। फिर हम इन संख्याओं को, इन पदों को पुनर्व्यवस्थित करेंगे, इसका रीअरेंजमेंट हमें इसको करना है। किस प्रकार करना है, सबसे पहले 15pq लिख दिया, फिर इसमें 15 संख्या ही है तो हमें पहले pq वाली संख्या लेनी है, तो आगे 9q है तो 9q लिख दिया, फिर आगे 25p है तो 25p लिख दिया, और फिर इस 15 में ना तो p है ना q है तो इसको हमने लास्ट में लिख दिया। तो इसको हमने क्रम में सजा लिया। फिर हम दो दो संख्याओं के गुणनखंड यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ 15pq प्लस 9q इनमें कॉमन क्या है, तो कॉमन एक तो ऐसी संख्या लो जो दोनों में जिसका भाग जाता हो। तो यहाँ 9 कॉमन लेंगे तो 9 का भाग 15 में नहीं जाता है, 15 कॉमन लेंगे तो 9 का भाग नहीं जाता है। तो 3 ऐसी संख्या है जो जिसमें 9 भी आते हैं और 15 भी आते हैं, और q भी क्या है, दोनों में कॉमन है। p तो सिर्फ 15 वाले में है और 9 वाले में p नहीं है, मगर q दोनों में है, तो 3q कॉमन आ गया। फिर इसमें क्या बचा है, 3 का भाग 15 में देना कितनी बार गया, 5 बार, तो 5 लिख दिया। आगे pq है तो इसमें q वाला तो कट गया, अकेला p बचा तो 5p हो गया। फिर आगे प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, फिर 9 में 3 का भाग दिया, 3 बार गया, आगे q है तो q से कैंसिल हो गया, तो ये 5p प्लस 3 ये अपने पास आ चुका है। फिर आगे दूसरा गुणनखंड है, उससे पहले प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाया। 25p प्लस 15 है तो इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें भी वही संख्या लेनी है जो दोनों में जिसका पूरा पूरा भाग चला जाए। तो 5 हमने ले लिया, 5 के पहाड़े में 15 भी आते हैं और 25 भी आते हैं, तो 25 में 5 का भाग दिया, 5 बार गया। आगे p इस अकेला रह गया, इसमें p आगे है नहीं तो 5p हो गया, प्लस आगे 15 है, 5 का भाग 15 में दिया तो 3 बार गया, तो आगे प्लस 3 आ गया। तो अपने पास 2 गुणनखंड आ चुके हैं। ब्रैकेट वाला तो सेम है 5p प्लस 3 और ब्रैकेट के बाहर है 3q प्लस 5, ये 2 अपने पास आ चुके हैं। यही इसका जवाब होगा।
अगर हम इसको हल करेंगे तो इस पूरे गुणनखंड को एक बार इससे गुणा करो और फिर आगे वाले से गुणा करना है, यही संख्या अपने पास आ जाती है। फिर तीसरे नंबर में पूछा गया 16x² माइनस 49, ये अपने पास आया है। फिर हम देखेंगे 16 भी किसी संख्या का वर्ग है तो ये 4 का वर्ग है, तो 4x² लिख दिया। 4x² को हल करेंगे तो 16x² अपने पास आता है। 49 किसका वर्ग है तो ये 7 का वर्ग है, तो 7² लिख दिया। बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लग गया। अब ऐसी संख्या अपने पास आ चुकी है तो इसको हम a + b a - b के रूप में लिखेंगे। तो 4x - 7 और 4x + 7, इस प्रकार हमने इसको दोनों रूपों में लिख लिया है। अब हम इसका चौथा क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें पूछा गया है a² + 6a - 16, ये दिया है। तो इसको किस प्रकार से हल करना है, इसको किस प्रकार से हल करना है, a² का तो a² हो गया प्लस 6a प्लस 9 कैसे आया इसमें, तो 9 हमने किस प्रकार लिया है, -25 जो है ये -25 कहाँ से आया है, तो हमें इसके ऐसे टुकड़े करने हैं, मतलब -16 बराबर कैसे आए, ये 9 - 25 करने पर आए। तो 9 - 25 करेंगे तो अपने पास -16 आते हैं जो ये है, तो हम इसकी जगह 9 - 25 लिख देंगे -16 की जगह, ठीक है, क्योंकि 25 में से 9 जाएंगे तभी क्या बचेंगे, 16 बचेंगे, और माइनस के 25 बड़े हैं तो ये -16 हैं। ये हमने कर दिया है, तो ये इस प्रकार प्रयोग करने पर ये आया है। फिर हम लिखेंगे a² प्लस ये 6a है, इसके हमें टुकड़े करने हैं, तो 3 दूनी 6, तो 2 × a × 3, ये 6a के टुकड़े हो चुके हैं, तो ये हमने यहाँ लिख दिए। बाद में आगे देखें, ये 9 जो है इस किसका है स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, तो 5² लिख दिया। अब आगे क्या करना है, यहाँ से हम देखें तो यहाँ स्क्वायर वाले दो ही हैं, एक तो a² है, एक 3² है, तो a + 3 का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ 5² है। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में a + 3, ये भी a - b a² - b² वाली फॉर्म अपने पास आ चुकी है। इसको भी एक बार प्लस में एक बार माइनस के रूप में लिखना है, तो एक बार लिखेंगे a + 3 + 5, एक बार लिखेंगे a + 3 - 5, फिर इसको हल करेंगे 5 × 3 = 8, a + 8 हो गए, और यहाँ 3 - 5 हैं तो 5 बड़ा है 3 छोटा है, तो माइनस के 2 बच गए, तो a - 2 अपने पास आ चुका है। इस प्रकार हमने ये चारों क्वेश्चन हल कर लिए। अब जो अथवा में भाग विधि से क्वेश्चन दिए गए थे वो भी हम हल कर लेते हैं। किस प्रकार हल करने हैं, उसमें दिया गया था x² - 25, इसमें हमें भाग देना है x + 5 का। सबसे पहले हम देखें तो x 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, और ये x भी स्क्वायर है, तो इन दोनों को हम होल स्क्वायर में ले आएंगे, तो x - 5 का होल स्क्वायर हो गया। तो ये अपने पास a - b वाली स्थिति आ गई, एक बार इसको प्लस में एक बार इसको माइनस में, x - 5 और x + 5, तो ये दोनों स्थितियाँ लिख दी। फिर x + 5 का हमें इसमें भाग देना है, x + 5 से x + 5 तो कैंसिल हो गए, तो x - 5 इसमें बच गए, यही इसका जवाब है। जिस प्रकार आप भाग देते हो वैसे ही इसमें भाग दिया जाता है। जैसे आपने 4 में 2 का भाग दिया तो 2 बार गया ये, 2 दूनी 4, तो वैसे ही ये 2 की जगह x - 5 इसमें आया है। आगे हम बात करें इसके सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड में है 7x² y² z², इसमें हमें भाग देना है 14xy z का। तो सबसे पहले हमें इसके टुकड़े करने हैं, तो 7, फिर x 2 हैं तो 2 लिख दिए, y 2 हैं तो 2y लिख दिए, z भी 2 हैं। इसमें भाग देना है 14 के टुकड़े किए, तो एक तो 7 होना चाहिए, दूसरा कौन सा होना चाहिए, 7 के पहाड़े को कितनी बार बोले, 14 है, 2 बार, तो 2 × 7 लिख दिया। इसमें x y z एक बार है तो एक बार लिख दिया। 7 से 7 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया,
y से y कैंसिल हो गया, z से z कैंसिल हो गया। अब क्या बचे हैं, ऊपर वाले में एक तो अक्स बचा है, एक y बचा है, एक z बचा है, तो अक्स y z हो गए, बट्टा नीचे सिर्फ 2 बचा है, तो बट्टा 2 हो गया। इस प्रकार ये इसका जवाब है। अब चलेंगे इसके तीसरे क्वेश्चन में, जो है m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32, और इसमें भाग देना है m प्लस 2 का। अब हमें क्या करना है, जो हमने ऊपर वाले में 9 माइनस 25 किया था, वैसे ही इसमें भी हमें टुकड़े करने हैं। तो m स्क्वायर बीच में माइनस 14m, तो हमें यहाँ माइनस 14m की जगह 2 टुकड़े लाने हैं, जिनको जोड़ने घटाने पर माइनस 14 आना चाहिए, और गुणा करने पर आगे वाली संख्या माइनस 32 से आनी चाहिए। तो ऐसे टुकड़े हमें मिले हैं 2m माइनस 16m। 16 को 2 से गुणा किया तो आगे वाली संख्या 32 आ गई, और 16 माइनस 16 में से 2 घटाया तो माइनस 14 अपने पास आ चुका है। तो इसी संख्या से ये दोनों अपने पास आते हैं। अब क्या करेंगे, अब इन दो भागों में इनको बांटेंगे। पहले वाले में क्या कॉमन है, m दोनों में आया है, तो m कॉमन हो गया। इसमें एक तो m बचा है, m स्क्वायर है, 2m है, तो एक m तो इससे कैंसिल हो गया, तो एक m बचा। फिर आगे ये m तो कैंसिल हो गया, सिर्फ 2 बचा है, तो m प्लस 2। आगे माइनस, इनमें कॉमन क्या है, तो इसमें 16 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 16 के पहाड़े में 16 भी आते हैं, 32 भी आते हैं, तो 16 कॉमन ले लिया। आगे ये पहले माइनस का जो चिन्ह है ये वैसा का वैसा है, तो 16 एकम, 16 में 16 का भाग दिया, एक बार गया, तो एक को लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसके साथ सिर्फ m शेष रहा है, तो यहाँ इसको हम m कर देंगे। फिर माइनस, तो यहाँ भी माइनस है पहले, और आगे भी ये माइनस है। तो हमने आपको बताया था माइनस प्लस माइनस क्या होते हैं, प्लस होता है, और माइनस गुणा माइनस भी क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ प्लस का चिन्ह लग जाएगा। 16 का भाग दिया 32 में, कितनी बार गया, 2 बार, तो m प्लस 2 अपने पास ये आ चुका है। इसमें m प्लस 2 दोनों में कॉमन है, तो m प्लस 2 लिख दिया। दूसरा m माइनस 16 हो गया, तो m माइनस 16। अब हम चलते हैं इसके लास्ट चौथे क्वेश्चन की ओर। इसमें है p की घात 3 और q की घात 6 माइनस p की घात 6 q की घात 3, और इसमें भाग देना है p की घात 3 और q की घात 3 का। तो ये संख्या हमने ऐसे की ऐसे लिख ली, नीचे बट्टा में हमने ये p3 और q3 लिख दिया। अब क्या करना है, इनमें हम पहले कॉमन देखेंगे, तो P3 दोनों में कॉमन है, Q3 कॉमन है, क्योंकि P6 ले लेंगे तो इसमें P3 है सिर्फ, तो इसमें P3 और Q3 कॉमन ले लिया, तो इसमें क्या बचा है, P3 तो कैंसिल हो गया, आगे सिर्फ Q6 है, तो 3 तो कैंसिल हो गए, 6 में से 3 कैंसिल किए तो 3 बचे, तो Q3 इसमें बच गए, और आगे वाले में P6 है, तो P3 से ये कट गया, तो P3 इसमें बचा है, और Q3 जो है ये तो Q3 से कैंसिल हो गया, तो ये अपने पास आया है P3 Q3, ये तो इससे कैंसिल हो गया, आगे बचा है Q3 माइनस P3, यही इसका जवाब है। किसी क्वेश्चन में अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताने की चेष्टा करें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें दी गई आकृति में अक्स का मान आपको निकालना है। तो ये कोण जो है ये कितने का होगा, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये निकालना है आपको। इस क्वेश्चन में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक 4 अंक का होगा। इस प्रकार ये दोनों क्वेश्चन 8 अंक के रहने वाले हैं। आपको पता है कोई भी त्रिभुज अगर है तो उसके अंदर के जो तीनों कोण हैं उसका कुल टोटल 180 डिग्री होता है। तो इसमें 80 तो दे रखा है, ये दोनों कितने कितने के हो सकते हैं, 40-50, ये दोनों 100 के होने चाहिए। तो वो 40-50 भी हो सकते हैं, 40-60 भी हो सकते हैं, 50-50 भी हो सकते हैं, तो ये 30-70 भी हो सकते हैं। तो ये हमें निकालना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं जो बाह्य कोण होते हैं त्रिभुज के वो होते हैं 360 डिग्री के। तो इसमें 130 डिग्री तो दे रखा है, एक्स वाला और ये इधर वाला, ये दोनों मिलाकर कितने होने चाहिए, 230 डिग्री के ये होने चाहिए।
क्योंकि 130 डिग्री का तो आ गया, बाकी 230 डिग्री, तो ये दोनों कोण 230 डिग्री के होने चाहिए। तो किस प्रकार इसका सॉल्यूशन होगा वो हम अब देखने वाले हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज के जो अंतः कोण होते हैं, मतलब जो इंटरनल एंगल होता है, अंतः कोण, उनका योग हमने अभी आपको बताया था 180 डिग्री होता है। और हम ये भी जानते हैं कि उत्तल जो बहुभुज होता है, बहुभुज मतलब पॉलीगॉन, इसकी भुजाओं को क्रम से एक और बढ़ाने पर प्राप्त बाह्य कोण मतलब एक्सटर्नल एंगल, इनका योग 360 डिग्री होता है, जो हमने आपको अभी बताया है। तो हमने देखा है ये आंतरिक कोण है, कोण फर्स्ट और कोण सेकेंड, और एक कोण का मान 80 डिग्री दे रखा है। ये तीनों ही 180 डिग्री होते हैं, ये तो आंतरिक कोण है। तो इसमें हम इन दोनों कोणों को निकालें, तो ये दोनों कोण तो हमने निकालने हैं, तो आगे 80 डिग्री उधर जाएगा तो -80 हो जाएगा। फिर इसमें हमें 100 बचे, तो ये दो कोण हैं तो 2 का हमने भाग दिया, मतलब ये 50-50 डिग्री के ये दोनों कोण हो चुके हैं। अब हमें ये देखना है x + 50 बराबर 180 डिग्री है। x निकालेंगे, 50 उधर जाएगा, तो ये 180 में से 50 कम किए 130 डिग्री, तो x की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 130 डिग्री। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। मतलब जो बाह्य कोण है वो एक तो 130 डिग्री का दे रखा था, दूसरा भी 130 डिग्री का हो गया, तो ये 260 के तो हो गए, और तीसरा जो कोण था वो 100 डिग्री का होगा, जो हमसे पूछा नहीं गया, मगर वो भी 100 डिग्री का होगा। इस प्रकार 360 डिग्री जो है वो बाह्य कोणों का मान आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए समांतर चतुर्भुज, मतलब समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ये है JKLM, JKLM समांतर चतुर्भुज है ये। इसमें कोण x, कोण y, कोण z का मान हमें निकालना है। x ये कोण कितने का है, y वाला कोण कितने का है, z वाला कोण कितने का है, और ये कोण दे रखा है 70 डिग्री, जो बाह्य कोण है। यहाँ पर हम x मान लेंगे, यहाँ पर हमें इसको x नाम से अंकित करना है। अब इसका सॉल्यूशन हमें इन तीनों का कोण निकालना है, तो कितना होगा वो हम देखने वाले हैं। चूँकि समांतर चतुर्भुज JKLM जो है वो एक समांतर चतुर्भुज है, अतः इसमें JM मतलब J और M ये वाली जो भुजा है ये किसके समानांतर है, ये है LK वाली भुजा के समानांतर है, बिल्कुल सामने है। और JK वाली ये भुजा जो है ये ML वाले के समानांतर है। तो ये आमने सामने की भुजाएं इसमें क्या होती हैं, एक समान होती हैं। समानांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे JM बराबर है KL के, तो JM ये KL के बराबर है, और तिर्यक रेखा जो है वो JK इसको प्रतिच्छेदित करती है, मतलब JK जो तिर्यक रेखा है ये इसको प्रतिच्छेदित कर रही है। तिर्यक रेखा को इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल लाइन। फिर इसमें हम कोण MJK, तो कोण MJK ये वाला कोण, ये वाला जो कोण है ये बराबर है किसके, L के अक्ष के। आगे वाला जो कोण है L के अक्ष, इसके बराबर ये कोण है, मतलब ये कोण और ये कोण बराबर है। तो इसमें तो ये कोण 70 डिग्री है, इसमें ये 40 है, तो 70 में से 40 गए 30 डिग्री, तो यहाँ की वैल्यू तो अपने पास आ चुकी है 30 डिग्री वैल्यू है। कैसे निकालेंगे, तो ये दोनों कोण जो हैं, कोण MJK और कोण L के अक्ष, ये संगत कोण है, जो हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एक ही डिग्री उनकी होती है। यहाँ हम बात करें तो एक की वैल्यू अपने पास 40 डिग्री ये दे रखी है, दूसरा +Z यहाँ पर दिया गया है, ये Z वाला कोण, और आगे वाले की दे रखी है ये 70 डिग्री के बराबर है। Z निकालेंगे, 40 उधर जाएगा तो -40 हो जाएगा, तो ये Z की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री अपने पास आ चुकी है, तो ये वैल्यू 30 डिग्री है।
ये तो हमने देख लिया। अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। फिर हम क्या करेंगे, दोबारा से जे एम वाला ये वाली लाइन बराबर है एल के या के एल के, इस लाइन के बराबर है। और तिर्यक रेखा जो है वो जे एल, ये जे एल है, इसको प्रतिच्छेदित कर रही है। तो इसमें हम देखेंगे कोण के एल जे, कोण के एल जे, ये वाला कोण जो है ये किसके बराबर है, ये है एम जे एल, इस वाले कोण के बराबर है। मतलब इसमें भी आमने सामने वाले कोण क्या हैं, बराबर हैं। ये एकांतर कोण होते हैं, एकांतर आमने सामने के ये कोण हैं, तो ये भी क्या है, बराबर होते हैं। एकांतर कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये यहाँ पर हमने लिख रखा है। जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमने देखा y जो है वो किसके बराबर है, तो यहाँ हमने देखा z जो है वो 40 डिग्री था, तो y भी कितना होगा, 40 डिग्री ही होगा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू बराबर होगा। ऊपर जो ये कोण पूछा नहीं गया है, ऊपर वाला यहाँ वाला, ये 40 डिग्री का होता। अब आगे हम इसमें बात करते हैं। चूँकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख मतलब आमने सामने के, अक्स y का जो कोण है वही z का कोण है। z का कोण हमने पहले ही निकाल लिया, 30 डिग्री था, और y का ये एकांतर कोण है, y का ये 40 डिग्री वाला है, तो इधर ये 40 से आ जाएगी, इस प्रकार ये 40 डिग्री का होगा, और ऊपर वाला ये 30 डिग्री का हो जाएगा, इसके बराबर। तो ये एकांतर कोण होते हैं, मतलब सम्मुख कोण, सामने के कोण। फिर इसमें हमने देखा कोण जे एम एल जो है वो किसके बराबर होगा, कोण जे के एल के, मतलब ये दोनों बराबर हैं। यहाँ हम बात करें अक्स जो है वो किसके बराबर है, 180 डिग्री माइनस कोण एल के अक्स, एल के अक्स ये वाला है, तो ऊपर वाला ये कोण जो है अक्स वाला ये इसके बराबर है, इसकी वैल्यू 70 डिग्री दे रखी है। तो ये अक्स बराबर 180 में से ये 70 डिग्री जाएगा तो 110 डिग्री बचा है। तो ये अक्स की जो वैल्यू है ये अपने पास 110 डिग्री आ चुकी है। इस प्रकार अपने पास ये तीनों वैल्यू आ चुके हैं जो इसमें एक्स वाई जेड की पूछी है। अक्स की वैल्यू 110 डिग्री जो हमने अभी देखा है, वाई की वैल्यू ये 40 डिग्री है, तो इसके सामने ये सम्मुख कोण है तो ये भी 40 डिग्री होगा। जेड की वैल्यू मतलब ये 70 डिग्री है, तो ये दोनों भी 70 डिग्री होने चाहिए, मतलब ये संगत कोण है, बराबर वाले कोण हैं। तो ये अक्स की वैल्यू यहाँ पर 30, जेड की वैल्यू 30 डिग्री अपने पास पहले ही आ चुकी है, तो ये तीनों वैल्यू अपने पास आ चुके हैं। फिर हम देखेंगे 24 वाले क्वेश्चन में जो हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, या तो वो क्वेश्चन करो या फिर अथवा में ये 2 क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, वही 4-4 अंक वाले पहले वाले थे, और ये भी दोनों क्या है, 4-4 अंक के हैं। मतलब 8 अंक का जो 24 का क्वेश्चन आपका आएगा वो 8 अंक का आने वाला है। तो इनमें आप देखो पहले वाले 2 अच्छे आ रहे हैं या अब वाले दोनों आपको अच्छे आ रहे हैं। हम ये वाले भी आपको हल करना सिखा रहे हैं ताकि आप आसानी से इनको सीख पाओ और ये 8 अंक आप आसानी से एग्ज़ाम में प्राप्त कर पाओ। तो देखते हैं इनका सॉल्यूशन। इसमें एक्स और वाई की वैल्यू हमें निकालनी है, तो बारी बारी से हम देखेंगे। पहले इसमें देखेंगे ये एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू निकालनी है, और इसमें भी एक्स वाई और ये वाई इनकी वैल्यू हमें निकालनी है। देखते हैं इनका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के किन्हीं 2 आसन कोणों का योग, तो ये आसन कोण का इंग्लिश में हमने यहाँ लिख रखा है 180 डिग्री होता है। आसन कोण जो होते हैं वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो यहाँ कोण M मतलब ये वाला कोण M प्लस कोण O, ये दोनों मिलकर कितने होते हैं, 180 डिग्री हैं। तो ये तो 100 डिग्री है और ये कोण कितने का है, दोनों मिलाकर 180 डिग्री है। ये वाला कोण हमें निकालना है, तो ये M वाला कोण अपने पास दे रखा है 100 डिग्री है।
तो ये तो एम वाला हो गया। 180 डिग्री में से एम वाला निकालेंगे तो 80 डिग्री बचा। तो कोण ओ जो है ये यहाँ वाला कोण जो है ये 80 डिग्री अपने पास आ चुका है। तो इसकी वैल्यू 80 डिग्री अपने पास आ चुकी है। उसी प्रकार हम देखेंगे ओ और एस वाला निकालेंगे इसके बाद में। ये वाला तो 80 डिग्री आ चुका है, ये निकालना है। दोनों का योग 180 डिग्री होता है, ये आपको पता ही है। कोण ये वाला सी वाला जो वाई वाला है, तो यहाँ आप चाहे वाई लिख दो। कोण वाई निकालेंगे तो क्या करेंगे, 180 में से ये 80 घटा देंगे तो 100 बचा। तो वाई की वैल्यू यहाँ पर अपने पास 100 डिग्री आ चुकी है। तो ये 100 डिग्री जो है ये इस y की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। तो यहाँ आप देखोगे ये 100 डिग्री का हो चुका है। y की वैल्यू भी 100 डिग्री अपने पास आ चुकी है। अब हम ये वाला t वाला कोण निकालेंगे। इसी प्रकार t वाला निकलेगा 180, इसमें ये 100 आ चुका है तो ये क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। इसमें भी हम घटाएंगे तो ये 80 आ जाएगा। तो ये 100 के हो गए और आमने सामने के 80 के हो गए। टोटल 360 डिग्री अपने पास आ चुका है। अब हमें ये x वाली वैल्यू और निकालनी है। तो ये क्या है, बाह्य कोण है। किस प्रकार निकालेंगे, कोण t मतलब ये वाला कोण t 80 डिग्री वाला प्लस x, ये भी दोनों मिलकर 180 डिग्री होते हैं। तो कोण t की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 80 डिग्री। तो 180 में से 80 घटाएंगे तो x की वैल्यू भी अपने पास आ चुकी है। ये भी कितने का है, 100 डिग्री का है। अतः x बराबर 100 डिग्री और y बराबर 100 डिग्री, दोनों ही 100 डिग्री के ये कोण हैं जिनकी वैल्यू अपने पास आ चुकी है। अब हम इसमें देखेंगे एक्स वाई की वैल्यू। तो इसमें ये 16 है, ये 19 है, ये एच है, ये ए है, ये एन है, ये एस है। ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। देखते हैं इसका हल। इसमें हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज में उसके विकर्ण जो हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यही लाइन हमने यहाँ पर इंग्लिश में लिखी है, आप देख सकते हैं ऊपर वाली लाइन। अतः ओ एच मतलब ये वाला ओ है, ओ से एच तक की दूरी इतनी है, ओ से एन तक की दूरी, दोनों दूरी बराबर है। मतलब ये 16 है, ये 2x प्लस वाई है, तो ये बराबर है। 2x वाई भी 16 के बराबर होनी चाहिए। अर्थात 16 बराबर 2x प्लस वाई, ये तो समीकरण नंबर 1 अपने पास आ चुका है। अब इसमें यहाँ देखें ओ ए और ओ एस, ये दोनों भी बराबर होने चाहिए। अर्थात 19 बराबर y प्लस 7, ये दोनों बराबर होने चाहिए। ये समीकरण नंबर 2 हमने बना लिया। 2 समीकरण अपने पास आ चुके हैं। समीकरण नंबर 2 से y की वैल्यू हमें निकालनी है पहले। तो 2 वाले में y की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस, ये प्लस के साथ है, ये इधर आएंगे तो माइनस के साथ हो जाएंगे। तो 19 माइनस 7 बराबर y हो गया। 19 में से 7 गए, 12 बचे। तो y की वैल्यू अपने पास यहाँ आ चुकी है 12 है। 12 में ये 7 जोड़ेंगे तो सामने वाली जो 19 की वैल्यू है ये भी 19 की वैल्यू हो जाएगी। y की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, कितनी है, 12 है। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू। y की जो वैल्यू है वो समीकरण नंबर 1 में हम रखेंगे। ये है समीकरण नंबर 1। इसमें y की जगह यहाँ पर हमें कितना लिखना है, 12। और ये इस प्रकार से लिखा जाएगा 16 गुणा 2x प्लस 12, क्योंकि ये y की जगह आया। अब हम इसमें जो है ये 2x, ये 12 जो है ये 16 के साइड लाएंगे तो ये माइनस के 12 हो जाएंगे। तो 2x तो वही है, 16 भी वही है, 12 हम दूसरी साइड ले जा रहे हैं 16 वाली साइड, तो ये माइनस के 12 हो गए। अब 2x तो वही रहे, 16 में से 12 गए, 4 बचे। x निकालेंगे तो x के साथ जो 2 संख्या है वो तो भाग के रूप में नीचे चली जाएगी, ऊपर 4 हो जाएगी। 4 में 2 का भाग दिया 2 बार जाता है। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो यहाँ x की जगह 2 रखेंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे और उसमें प्लस 12 करेंगे। तो 2 दूनी 4 और 12 4 16, 16 अपने पास आ चुका है। और सामने वाली भी भुजा कितनी है, विकर्ण 16 का ही है, मतलब दोनों बराबर हैं।
अतः x बराबर 2 और y बराबर 12। तो ये अपना जवाब है। आपको कौन से दो क्वेश्चन सही लगे, जो आपको आसानी से समझ में आए हैं, वही क्वेश्चन आपको करने हैं। आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर का अंतिम क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी अंतिम रहने वाला है, वो रहेगा 25 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा है, रमेश 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूटर चलाता है। तो कोई रमेश नाम का व्यक्ति है जो स्कूटर इतनी स्पीड से चला रहा है। इस स्थिति के लिए समय दूरी का एक रैखिक आरेख आपको बनाना है। तो ये 8 अंक का ये क्वेश्चन है। ये अकेला ही 8 का है। और फिर या तो आप इसका सॉल्यूशन करो, या फिर नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसमें आप देखोगे यहाँ वर्ग की भुजाएं दे रखी हैं और नीचे उसका परिमाप दे रखा है। तो ये क्वेश्चन 3 पार्टों में दिया गया है, 4 + 2 + 2। तो यहाँ भी आपको रैखिक आरेख बनाना है। और नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं, पहला प्रश्न 4 अंक का है, बाद वाले 2-2 अंक के हैं। तो 3 प्रश्न इसमें पूछे जाने हैं। इसका भी वही रहेगा 8 अंक। तो इन दोनों के आंसर आपको बताएंगे। जो आपको अच्छा लगे वैसा ही आपको आपकी बोर्ड एग्जाम में करना है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसमें हम बात करें, सबसे पहले हम लिखेंगे स्कूटर द्वारा तय की गई दूरी। इंग्लिश में ये लाइन इस प्रकार इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं वो लिखेंगे। समय मतलब जो टाइम है वो आवर्स मतलब घंटों में दिया गया है, 1 2 3 4 5। ये वहाँ तो सिर्फ 30 किलोमीटर प्रति घंटे ही दिया गया था। हमें ये टाइम 1 घंटे में 30 किलोमीटर है, मतलब दूसरे घंटे में वो डबल हो जाएगी, 30 की 60 हो जाएगी, तीसरे घंटे में 30 और बढ़ जाएगी, 90 हो जाएगी। तो इस प्रकार का बॉक्स हमें पहले बनाना है, फिर उसको हमें ग्राफ में प्रदर्शित करना है। दूरी जो डिस्टेंस है वो km में, किलोमीटर में हमें लिखनी है। तो इस प्रकार लगभग 5 किलोमीटर तक आप ये 5 घंटे तक ये कर सकते हो। 120, 150, तो ये 30-30 बढ़ती जा रही है, क्योंकि स्पीड ही कितनी थी, 30 थी। तो इन सभी को आपको 30-30 बढ़ाना है और इनको आपको 1-1 बढ़ाना है। फिर ग्राफ में नीचे तो समय आएगा, यहाँ तो समय लिखोगे आप, और ऊपर वाला जो आंकड़ा है वहाँ पर दूरी लिखोगे। ये दूरी ऊपर आ जाएगी और समय वाला भाग नीचे आ जाएगा। अब हम इसको ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे, उसी प्रकार आपको प्रदर्शित करना है। इस प्रकार ग्राफ आपके एग्जाम में आएगा। तो यहाँ हमने आपको बताया था, नीचे की जो लाइन है इसको आपको किसमें, समय, तो 1 घंटा यहाँ आ जाएगा, 2 घंटा यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा। 5 तक ही आपको करना है, उससे ज़्यादा नहीं। इसको आप ओ नाम दे दोगे। ऊपर ये तो घंटा में आ जाएगा, यहाँ आप लिख दो घंटा, समय लिख दो या घंटा लिख दो। और यहाँ आपको लिखना है दूरी किलोमीटर में, ये 30 लिख दो, यहाँ 30, यहाँ 60, यहाँ 90, यहाँ 120, यहाँ 150। इस प्रकार ये दूरी लिख दोगे। पहले में ये है, दूसरे में ये है, तीसरे में ये है, चौथे में ये है, पांचवें में ये है, और फिर यहाँ से इसको मिलाना है। तो इस प्रकार का ग्राफ आपका बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन कैसा है, आपको अगर ये अच्छा लगा है तो आप यही क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम में करें और 8 अंक आसानी से प्राप्त करें। अब हम अथवा वाला भी देख लेते हैं, उसमें क्या पूछा गया है। अथवा वाले में वर्ग की भुजाएं दे रखी हैं और वर्ग का परिमाप दे रखा है। इसमें भी जो आपकी भुजा है वो 1 से लेकर 9 तक दी गई हैं। तो या तो आप इनको क्रम से लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो भुजाएं जो हैं वो तो आपको नीचे की लाइन में लिखनी है, और जो परिमाप है वो आपको ऊपर वाली लाइन में यहाँ परिमाप लिखना है। यहाँ तो आप लिख सकते हो, इनको 4-4 के रूप में डिवाइड कर देना, 4 8 12 16 20 24 28 32, ऐसे 4 के पहाड़े में इनको डिवाइड कर दो। फिर ये जो संख्या हैं ये सामने, जैसे 3 है, ये 3 है तो 3 के सामने 12 है, तो 12 वाला ये है, तो यहाँ निशान लगाओ।
5 के सामने 20 है तो 5 यहाँ है, 5 की लाइन ऊपर जाएगी और सामने 20 यहाँ है तो यहाँ लगाओ। फिर इस लाइन को इस प्रकार आपको खींचना है और ये 0 है तो ये 0 से चल रही है तो ये मूल बिंदु 0 होता है तो 0 से ये लाइन गुजर रही है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 12, 20, 24, 32, 36 और 3, 5, 6, 8, 9 ये आपको याद रखना है। पहला है, क्या आरेख मूल बिंदु से गुजरता है? बिल्कुल सही, हाँ, आरेख जो है वो मूल बिंदु से गुजर रहा है। फिर है, वर्ग का परिमाप कितना होगा जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर होगी? तो 4 सेंटीमीटर जो भुजा है नीचे वाली, जहाँ पर 4 है और यहाँ पर वो 4 उस लाइन के कहाँ पर टकरा रहा है, इधर उसकी वो परिमाप है तो वो कितना आएगा वो वाला यहाँ पर लिखना है। तो वो हम देखेंगे ग्राफ में। अब हम इसको ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं। तो देखो किस प्रकार हमें ये प्रदर्शित करना है। सबसे पहले यहाँ पर हमने बताया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ तो सिर्फ 8 तक ही ये आई हैं। अगर आप इसको 2 में लिखो तो 2 में लिख लो, 2, 4, 6, 8, 10, क्योंकि 9 तक ही हैं, फिर ये इतने में ही आ जाएंगी। मगर इसमें जो बीच का 1 है, 3 है, वो आपको बिल्कुल सेंटर वाला लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ तक 1 है, यहाँ तक 3 है, यहाँ तक 5 है, इस प्रकार आपको ये ध्यान में रखना होगा। अगर ये बड़ी बुक आ जाए तब तो ये 9 तक आ जाएंगे। अगर ये छोटा बॉक्स हो तब आपको 2 में इसको डिवाइड करना है। इधर आपको 4 में डिवाइड करना है। 4, 8, 12, 16, 20, 24 और इस प्रकार ये ऊपर बढ़ती जाती हैं। अब ये तो परिमाप है और ये क्या है, भुजाएं हैं। अब इसमें 2 वाले में दे रखा है, 2 वाले में कितनी थी, तो यहाँ हम देखें तो इसमें क्वेश्चन में हम एक बार चलते हैं, उसमें देखते हैं। तो ये है 3, 12, 5, 20, 6, 24, 8, 32, 9, 36। तो ये इस प्रकार दे रखे हैं, ऐसे ही हमें उस ग्राफ में दर्शाना है। तो पहले हम देखेंगे ये हमने 2 के रूप में बांट दे। तो सबसे पहले 3 दिया है तो 3 हमने देखा यहाँ पर आएगा और 3 के ऊपर यहाँ 4 था, यहाँ 8 था, 4 में ये बांट रखे थे। 3 वाले में कितना था, 12 था, तो 12 यहाँ पर है, तो 12 के सामने 3 यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमें टिक करना है। दूसरे वाले में 5 पर 20 था, तो 5 इसमें कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, क्योंकि 2 के रूप में ये डिवाइड थे। यहाँ 2 था, यहाँ 4 था, यहाँ 6 था, तो 5 बीच में आएगा। 5 वाले के सामने 20 था, तो यहाँ 16, यहाँ 20, तो 20 वाला 5 के सामने यहाँ आ जाएगा। इसी प्रकार आगे 6 में 24, तो 24 यहाँ आएगा और यहाँ 6 आ जाएगा, क्योंकि 2, 4 ये 6 है, तो 6 में 24 यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार ये 8 में 32, तो 8 वाला यहाँ आ जाएगा, 32 वाला थोड़ा ऊपर और चला जाएगा। फिर 5 में, फिर 9 में 9 यहाँ होगा, क्योंकि 8 ये हो गया, 8 सॉरी ये 8 है तो ये यहीं 10 हो गया, तो 9 यहाँ हो गया, तो यहाँ 9 में 36 और ऊपर चला जाएगा। तो ये आरेख जो है ये इस प्रकार चलेगा, मूल बिंदु से ये गुजरेगा, ऊपर बढ़ता जाएगा। इस प्रकार ये आपको करना है। इसी के साथ अपना आज का ये मॉडल क्वेश्चन पेपर यहीं कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।